हेलो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 का हम सॉल्व करेंगे मोशन। चैप्टर नंबर 8 है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अगर आप उठा के देखोगे, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आप गूगल पे सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या मैं नीचे लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस बुक को। गवर्नमेंट की साइट है, उससे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे नए पहुँचे बच्चों चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए। इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया था मोशन का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसका वीडियो इससे पहले आया है, ठीक है। तो आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन चेक करिए या डिस्क्रिप्शन, सबसे नीचे जाइए वहाँ पर कमेंट में, और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 का लिंक मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करोगे पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुराने, उनको तो पता ही है कि आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले आपको थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और एक अलग बात है कि आप इसको रट लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इसको रटो, मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 4 समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझना होगा। ये चीज़ क्लास 11th में समझाई जाती है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा समझें, ज़्यादा नहीं। और जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने वहाँ पर भी इसकी चर्चा करी थी। जिन बच्चों को मोशन चैप्टर नहीं कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। देखो, मान लो कि आइए हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू क्या है, 2x² है। y इज इक्वल्स टू 2x² है। अब देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू बदलते जाओगे तो y भी बदलता जाएगा, y भी चेंज होता जाएगा। ये बात पता है कि नहीं पता है? ये तो बहुत ईजी बात है, पता होगी। हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखो, x इज इक्वल्स टू अगर 1 पुट करोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ गया। फिर y इज इक्वल्स टू, ध्यान से जरा चेक करो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू तुम 2 रख दो, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। तो आप क्लियरली देख रहे हो x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो हम बोलेंगे कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो देखो, अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला जाता है इसको, देखिए हम बोला जाता है, ये एक अलग सी बात है, नई बात है। और 9th क्लास के बच्चे बोलेंगे मेरे को क्यों बता रहे हो, ये बच्चों समझना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने बोथ साइड क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। चलो करते हैं, कैसे करते हैं, हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक। y को अब हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो, ये जो x की पावर होती है ना, x में जो भी पावर आपको दिखे उसको आप आगे ले आके मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले नंबर में, ठीक है, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दो। देखो ये 2 आगे आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये 2 तो पहले से था, इस पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, और जो x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 2 माइनस 1, तो 2 2 ज़ा 4, और x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x। कोई डाउट है? आइए एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और करके दिखाता हूं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लीजिए भाई। मान लो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर 4 है, ठीक। हमने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका भी मीनिंग है, अभी मैं बता रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में करने का इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है मैं बता रहा हूँ। देखो, लेफ्ट में हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और राइट में हम क्या करेंगे, 4 को आगे ले आएंगे, ठीक। अब देखो x की पावर 4 के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो सिंपली 4 आगे आ जाएगा, बस। नहीं समझ में ये बात, अगर x की पावर 4 के आगे कोई नंबर होता तब 4 उसमें मल्टीप्लाई करता, जैसे मान लो यहाँ 3 होता, तो 4 3 सा क्या हो जाता है 12। लेकिन अब जब कुछ कोई नंबर ही नहीं है ना, तो भाई जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं ना आगे, तो 1 मान लो। अरे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 1 मान लो यार, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 4, और x की पावर मैंने क्या बताया था, x की पावर में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो हमेशा। तो बताओ x की पावर कितनी थी, 4, 4 में से 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा 4x³। कोई डाउट है? अब सुनिए, ये आपने जो निकाला है ना, ये जो dy बाई डी एक्स होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स क्या बताता है,
ये बताता है रेट ऑफ चेंज किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब सीधे शब्दों में सुनो, ये सिर्फ इतना बताता है कि x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। क्या बताता है ये, x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब सुनो आते हैं हम यहाँ पर, अपने क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और यहाँ से देख देख के हम चीज़ें करेंगे कि क्या बातें चल रही हैं। देखिए कहता है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा आप बताइए डिस्प्लेसमेंट को आप किससे दिखाते हो, एस से। भाई ये तो पढ़ा होगा ना आपने मोशन वाले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कौन से लेटर से शो करते हैं, एस से। इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से और डिस्प्लेसमेंट को s से, ठीक है। तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है s, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनेट का साइन लगाना आता है, हाँ इसी को तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ऐसे अल्फा जैसे लगा देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ टाइम। टाइम को किससे दिखाते हो, टी से, और स्क्वायर ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, टी का स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप कैसे पढ़ोगे बताओ फिजिक्स में, कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कोई डाउट है। अब देखिए एक बात बताऊं, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे। क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट। ये बात आपको फिजिक्स में पता होनी चाहिए बच्चों। मान लीजिए कि y इस, ये हमने पढ़ाते टाइम आपको क्लास में बताया। बच्चे देखिए, जो बच्चे नए आए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन इसमें होते हैं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले क्लास करके आइए, ठीक है। ये 8th क्लास वाली आपकी साइंस नहीं है कि सब कुछ ईजी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर ऐसे कहीं पे लिखा है ना और मैं तुमसे बोलूं कि भाई ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, तो तुमको यहाँ कांस्टेंट लाना पड़ेगा, x के सामने कांस्टेंट k लाना पड़ेगा। ये k क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, भाई देखो मुझे ना s और t स्क्वायर में रिलेशन चाहिए, तो कैसे मैं करूँगा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आऊँगा k, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे और t स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 2 भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही है यार, है ना। तो जब हमने y को डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम x की पावर को आगे लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर x की पावर में 1 माइनस कर देते थे। इधर क्या लिख देते थे हम, dy बाय dx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप ध्यान से जरा चेक करो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। अरे k तो कोई कांस्टेंट होगा यार, मर्जी है तुम्हारी, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2.3 ले लो, 5 कुछ भी ले लो, ठीक, मर्जी है तुम्हारी, k कुछ भी ले लो। वैसे तो k एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, आप अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, k की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो k कांस्टेंट है, उसकी तुम टेंशन मत लो। चलो मैं k 1 ले लेता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट k इज इक्वल्स टू 1 अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं k 1 अज्यूम कर लूँ तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू k की जगह 1 रखो, 1 इंटू टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर। अरे 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, 1 इंटू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। कोई डाउट है। अब आप ध्यान से चेक करिए, आपका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर पे। देखो मैं आपको थोड़ा सा फील करा सकता हूँ यहाँ पे मैं फील कराता हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्लास 9 में इन्होंने दे दिया है, बच्चे रट के जाते हैं, इसको 11th क्लास में ही देना चाहिए था, बट आया है तो अब मैं समझा रहा हूँ क्या करूँ। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक। चलिए टाइम की वैल्यू 1 रखिए, टाइम की वैल्यू क्या रखी तुमने, 1 रखो, 1 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड रखो, चलो 2 का स्क्वायर 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 आ गया। कोई डाउट है कि नहीं। अब टाइम की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, तो टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 9 मीटर। कोई डाउट है कि नहीं, बताइए, कोई डाउट है। और अगर हम यहाँ टाइम की वैल्यू 0 रखते, एक और चीज़ जरा आप यहाँ पे कॉलम बना लीजिए और रखिए जरा, अगर हम टाइम की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 0, तो टाइम की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता, 0। कोई डाउट है, हाँ। अब भाई आप थोड़ी सी बात समझिए, आप क्या देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। ठीक उसी तरीके से जैसे y किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब क्या मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या,
कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ds बाय dt। एक सेकेंड, ये मैं ज़रा वायर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये फ्लैक्चुएट करेगा ना, वॉइस में वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। चलो देखो देखो, वहाँ तुम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, यहाँ तुम क्या लिखोगे, ds बाय डी टी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और t की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, यानी कि कितना आ गया, 2 इंटू टी आ गया, 2 इंटू टी आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब ये ds बाई डी टी है, इसको क्या पढ़ोगे एक बार बताओ, dy बाई डी एक्स को तुम क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। लिख दें इसी के सामने, समझ जाओगे। हाँ कहाँ लिखें, जगह नहीं है मेरे पास। ये जो ds बाई डी टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू t। और अच्छे से पढ़ो, चलो और अच्छे से पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ s क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही मैंने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई डाउट है? अब याद करिए जरा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही तो होती है ना, पहचान गए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। याद आया, वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या निकालने में कामयाब हो गए, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो ds बाई डी टी आया है, यही क्या है आपकी वेलोसिटी। तो यानी कि मेरे को स्टूडेंट्स वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई है, यहाँ वेलोसिटी को मैं v से दिखा दे रहा हूँ, कोई परेशानी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई आपको कितनी, 2t मिल गई कि नहीं बताइए। अब आप यहाँ से क्लियरली देखिए जरा, वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे कर रही कि नहीं कर रही। अब हम एक काम करते हैं, पता है क्या, अब हम एक काम करते हैं, और काम ये हम करते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जरा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, 3 झाम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई अगर तुमको शॉर्ट में बता दे ये क्वेश्चन, तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। अब देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ, आओ जरा बनाओ, ठीक। और थोड़ा सा आप ये समझो ना कि मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। फिर भी मैं अगर वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ 9th क्लास में, तो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा, देखिए आप y एक्सेस पे वेलोसिटी ले लीजिए, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया बताइए, y एक्सेस पे क्या ले लिया आपने, वेलोसिटी v, और x एक्सेस पे आप टाइम को ले लो, ले लिया। चलिए बनाते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको हटा दूँ, ये सब जो लिखा है आपको नोट करना होगा, अभी इसको नोट करना होगा ना, ठीक है। तो मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे टेबल बनाऊँ, यहाँ छोटी सी बना दूँ, आप समझिएगा ज़रा, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैं और बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा, ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स लेंगे। यहाँ वेलोसिटी रखी हमने, और यहाँ टाइम। चलो टाइम की वैल्यू उसमें 0 रखो, रख दिया। टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0। टाइम की वैल्यू, t की वैल्यू 0 रखो, 2 इंटू 0, 0 आ गई। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला, 0,0, मतलब प्लॉट करो यहाँ पे, टाइम यहाँ आता ना 0 ऑरिजिन पे, तो टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिला, ठीक। अब वापस आ जाइए यहाँ पर, चलिए टाइम की वैल्यू 1 रखिए, वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 2 1 जा 2, यानी कि जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2। तो आ जाइए यहाँ ग्राफ में, आइए, टाइम को तुमने x एक्सिस पे लिया है ना, तो टाइम 1 और वेलोसिटी कितनी, 2। कोई डाउट है, प्लॉट करने में तो कोई डाउट नहीं है ना, टाइम 1 और वेलोसिटी कितनी, 2। वापस आइए, टाइम ले लीजिए 2 सेकेंड, लीजिए जरा टाइम 2, यहाँ से निकालो वेलोसिटी, टाइम की वैल्यू 2 रखो, t की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4, 2 पे 4। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 4। आइए चेक करिए जरा, टाइम 2 सेकंड पे देखिए, x एक्सिस पे 2 सेकंड और y एक्सिस पे कितना, 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में दिखाई है, और टाइम किस में दिखाया है, इन सेकंड्स, ठीक है। तो ये 2 पे कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। एक और कर लेते हैं बस, टाइम t की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, ठीक। तो 2 3 जा, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6, तो 3 पे आ जाइए 6, तो 3 पे टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, देखिए 6 के सामने ये 6। कोई डाउट है? अब हमने इसके, हाँ बताइए, हाँ
हाँ उल्टा शायद लिख दिया है, टाइम t की वैल्यू 3 हो गई, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा हुआ बता दिया आपने, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। आइए इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ भाई अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, इस ग्राफ का नेचर कैसा है बताइए। इस ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बढ़ता हुआ है कि नहीं है? भाई खुद दिमाग लगाओ, आप यहाँ टेबल से देख लो ना। हालांकि मेरे को टाइम ऊपर लिखना चाहिए था, वेलोसिटी नीचे, पर फिर भी आप देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है। टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम t बराबर 1 पे वेलोसिटी 2, टाइम t बराबर 2 पे वेलोसिटी 4। तो समय के बढ़ने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए? हाँ इंक्रीज कर रही है। हाँ वो अलग बात है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में, देखो यहाँ 1 सेकंड का गैप है तो वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 2, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है भाई, 1 और 2 के बीच में 1 सेकंड का ही तो गैप है, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 2 से 4 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई 2। भाई कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का। अब देखो यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है, फिर से कितनी बढ़ी, 4 से बढ़ के कितनी हो गई 6, तो फिर से 2 बढ़ी, यानी कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रही है, पर बढ़ तो रही है ना। मतलब बढ़ने का स्टाइल क्या है उसका, यूनिफॉर्म स्टाइल में बढ़ रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज कर रही है, लेकिन इंक्रीज तो कर रही है, कांस्टेंट तो नहीं है ना। बात समझो जरा। तो ये वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई डाउट है? तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख लूँ क्या, कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इज व्हाट, इंक्रीजिंग। इसमें कोई डाउट हो आपको तो बताइए। समय के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब देखिए बात उसने क्या करी थी आपसे, देन द कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, उससे हम इस कंक्लूजन पे निकले। हमने किस पे कमेंट कर दिया, वेलोसिटी पे कर दिया कमेंट। क्यों किया वेलोसिटी पे कमेंट, क्योंकि भाई मुझे उसने वेलोसिटी के यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई? नहीं, वेलोसिटी तो कैसी आ गई, इंक्रीजिंग आ गई। वेलोसिटी कैसी आ गई, इंक्रीजिंग आ गई। सुनो कोई बच्चा बोले वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही तो लग रही, ना, वेलोसिटी के बढ़ने का स्टाइल यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। वेलोसिटी तो तब यूनिफॉर्म होती है ना जब ग्राफ कैसा आता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है ना, कि भाई 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आता। मान लो ग्राफ ऐसे आ जाता, ये देखो ये ऐसे आ जाता, तो 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, तब तो यूनिफॉर्म होती ना। अभी थोड़ी ना यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी के बढ़ने का स्टाइल यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये ऑप्शन गया कि नहीं गया बताओ, ये गया, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं। अब किस पे कमेंट कर रहा है वो, एक्सेलरेशन पे कमेंट कर रहा है, यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब याद करिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड, याद है आपको, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है हमारी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी किस हिसाब से, किस रेट से चेंज हो रही, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब सुनिए, यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, dv/dt। क्या निकालना पड़ेगा, dv/dt, यानी कि जो v आया है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे, इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर कहीं पे जगह बची हो तो हम इसको कर लें। यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्राफ तो बना ही हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं dv/dt निकालूँ, dv/dt अगर मैं निकालूँ तो देखिए ज़रा, dv/dt यानी कि ये राइट हैंड साइड जो है इसका वेलोसिटी का, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अब कैसे करेंगे, थोड़ा प्लीज़ फोकस करिएगा। एक बार बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t की पावर 1 ही तो है, यहाँ पे t की पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 कहाँ आएगा, आगे, भाई डिफरेंशिएट करोगे तो 1 कहाँ आएगा, आगे, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, और t की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए ये वाला 2 जो है आपका ये ऐसा ही रहा, और 1 आ गया कहाँ, आगे, ठीक। और t की पावर में क्या था आपके पास, 1 था, तो 1 में से 1 मैंने क्या कर दिया, माइनस। पावर में जो भी हो उसमें से 1 हमेशा माइनस कर दो, तो पावर में 1 था, उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया। कोई डाउट है बताइए? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ गया 2 × 1, सबको पता है 2 1 कितना होता है, 2। अब t की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या होता है बताइए, 0, यानी कि 2 × t की पावर क्या हो गया, 0। एक बात बताओ, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1, ये तो आपको पता होगा। किसी भी चीज़ की पावर में अगर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये हो गया आपके पास 2 × और ये t की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो आंसर कितना आ गया, 2।
आंसर कितना आ गया 2। यानी कि क्या आ गया आपके पास dv बाई डी आ गया। और एक बात बताइए, ये dv बाई डी क्या होता है, ये dv बाई डी क्या होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है। यानी कि ये निकल कर आ गया आपके पास क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी आ गई बताइए। एक्सेलरेशन को आप ए से दिखाते हो ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। अगर वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक, तो ये देखिए एक ग्राफ और हमने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे टाइम को दिखा रहे हैं, टाइम को इन सेकेंड्स, और वाई एक्सेस पे हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं। और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने आपको बताई क्या लेनी है, हमको एक्सेलरेशन की यूनिट हम लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो आइए जरा इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। और आप खास देख रहे होंगे टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टी तो गायब हो गया है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया बताइए। मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन कितना 2, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होगा। फिर भी मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल देखिए ब्लू मार्कर से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक टेबल छोटी सी देख लीजिए, यहाँ हम टाइम रख रहे हैं और यहाँ हम एक्सेलरेशन। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 2 रहेगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे भी एक्सेलरेशन 2। पूछो क्यों, एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन निकाली ना उसमें t आता ही नहीं है, तो t रखोगे कहाँ, नहीं समझ में आई बात। जैसे वेलोसिटी में आइए, वेलोसिटी में क्या आया था, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी आया था ना, तो इसमें t की वैल्यू रख सकते थे ना। इसमें t की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ t नहीं आता है। अरे भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आया आपका 2 आया है, समय कुछ भी हो एक्सेलरेशन हर बार क्या रहेगा 2। फिर भी बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि a इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी की पावर 0 लिख सकते हो उसको। क्यों, क्योंकि t की पावर 0 क्या होता है 1, और 2 को पहले हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 1, और फिर 1 की जगह हमने क्या रख दिया t की पावर 0। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, जब t की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 की पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, और फिर 2 1 क्या आ जाएगा 2। मोटी बात ये है कि एक्सेलरेशन में t आता ही नहीं है, आया ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन टाइम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, चाहे टाइम तुम्हारा 0 हो, चाहे टाइम तुम्हारा 0.1 सेकंड हो, चाहे टाइम तुम्हारा 1 सेकंड हो, एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा। ये बात आप प्लीज़ फील कर लिए, ठीक है। तो देखिए टाइम t 0 था तो एक्सेलरेशन कितना है 2। तो आप ग्राफ में जाइए अपने, टाइम जब 0 है, ये 0,0 वाला पॉइंट है ना ओरिजिन, टाइम जब 0 है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2, वाई एक्सिस पे हमने एक्सेलरेशन दिखाया, एक पॉइंट ये मिला। अब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड रखिए तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर से 2। कोई डाउट है। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना मिल गया 2, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना मिलेगा 2। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से 2, और टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन 3, और टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन फिर से कितना हो जाएगा 2। यानी कि मोटी बात ये है कि हर बार एक्सेलरेशन कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, तो अगर अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें इन सब पॉइंट्स की हेल्प से, तो थोड़ा सा आप अगर गौर करें यहाँ पे, तो ये देखिए जरा इस ग्राफ को, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो अच्छा आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए, समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है केवल 2, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ता है। कोई डाउट है, इस ग्राफ को पढ़ना आता है आपको। हाँ देखिए टाइम 1 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम 2 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम 3 सेकंड है तब भी एक्सेलरेशन कितना है। टाइम चाहे इन्फिनिटी हो जाए, इसका एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं। और जब एक्सेलरेशन ही नहीं चेंज हो रहा है तो बताइए एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, एक जैसा एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अब समझ में आया कि इतना मैंने आपको ये सब बातें क्यों बताई। बात समझ में आई। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसी पे हम टिक लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है। अब ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कहाँ तुमको इंक्रीजिंग दिख रहा है, क्या ग्राफ ऐसे चढ़ता हुआ चला जा रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या तुमको ऐसा ग्राफ ऐसा गिरता हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात और यहीं पे बताना चाहता हूँ, हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए आप इसको यहीं समझ लीजिए। देखिए जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलती है वेलोसिटी, क्या मिलती है वेलोसिटी। और यही ds/dt को आप दो स्टाइल से पढ़ सकते हैं। पहला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही क्या होता है स्लोप होता है। यही क्या होता है स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप।
डिस्प्लेसमेंट और, हाँ जब भी ds/dt लिखा रहेगा तो आप इसको पढ़ोगे क्या, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अब ये स्लोप क्या होता है ये हम आपको अभी आगे चल के बताएंगे, परेशान ना होइए, अभी क्वेश्चंस आएंगे। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि ds/dt क्या आपका स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक, और ds/dt था क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कैसे मिलेगी तुमको, स्लोप निकाल कर, किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का। तो अपनी कॉपी में हम लोग नोट लगाएंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जब भी स्लोप निकाला जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। करेक्ट। यहाँ पे आ जाइए, हमने dv/dt निकाला था कहीं, ये देखिए dv/dt को आप क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि हमने यहाँ क्या बोला था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना हो, ठीक, उसका स्लोप। और ये किसका स्लोप है बताओ, ये किसका स्लोप है, हाँ ये है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि एक बात और पता चल गई स्टूडेंट्स आपको क्या, कि अगर हम स्लोप निकाल लें किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सब बच्चे कॉपी में नोट लगाएंगे, अगर हम स्लोप निकाल लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमको क्या मिल जाता है, dv/dt, यानी कि हमको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई। तो अगर मैं आपको कभी भी बोलूँ ना कि भाई मुझे ना वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, मुझे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो आप बोलोगे एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ बना लो, डिस्प्लेसमेंट वजह टाइम में ग्राफ बना लो और उस ग्राफ का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान ना हो। तो जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वही क्या होगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, कहानी खत्म। अब हमने बोला भाई मुझे ना एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ जरा ग्राफ की, पेपर की हेल्प से ग्राफ पे। तो आप बोलोगे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो, किसका किसका, वेलोसिटी और टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करके आपको दे दूंगा तो उसका स्लोप आप निकाल लीजिएगा, वही क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन होगा। अब सुनिए, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं निकाला जाता, इसको आप छोड़ दो, जर्क आ जाता है, जर्क एक क्वांटिटी होती है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, छोड़ दो आप, ठीक है। तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, टाइम तो इसमें लगना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, हमको टिक लगाना है, किसका किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से चेक करें तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी से हमारा यहाँ पर मतलब है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पता है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा ग्राफ आया है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, आइए हम आपको यहाँ नंबर लिख के दिखा देते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। आइए नंबर लिख के दिखा देते हैं। सपोज ये 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड और ये 4। अब तो समझ में आ गया भाई, यहाँ कोई तो नंबर होगा ना, जरूरी नहीं कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, मुझे नहीं पता, पर कोई नंबर ही तो होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर ऐसे लिख लेता 1 2 3 4 5 तो यहाँ 8 आ जाता, जो लिखना लिख लो, कोई तो नंबर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो समय के बढ़ने के साथ साथ अगर हम आपको बोलें कि भाई 1 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बताओ, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 4। फिर मैंने बोला भाई 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 4। फिर मैंने बोला 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 4। फिर मैंने बोला 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 4। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, वेलोसिटी मैं बोलूँ या स्पीड बोलूँ, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उसकी, वेलोसिटी बोलूँ या मैं स्पीड बोलूँ, ये कैसी हो गई आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना कि अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, यानी कि हर एक सेकंड वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड यही रहती है, चेंज नहीं होती। यानी कि हर एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलती है, 4 मीटर। हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है, 4 मीटर। भाई यही तो इसका मीनिंग है 4 मीटर पर सेकंड का, कि एक सेकंड में 4 मीटर। फिर अगले एक सेकंड में चेक करोगे 4 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 4 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल इंटरवल। और वो इंटरवल ऑफ टाइम आपने कितना लिया, 1 सेकंड, 1 सेकंड में आप चेक कर रहे हो सपोज, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड में 4 मीटर जा रही है। तो इक्वल इंटरवल में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ऐसी बॉडी के मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो हमारा
आंसर आ गया कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आपको मार्क्स भी मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए। आइए हम आपको इसमें और समझाते हैं। देखिए एक बात बताइए, क्या आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप चेक करो, वेलोसिटी का तो चेंज ही नहीं होता है, यहाँ पर समय बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। जैसे कि अगर मैं आपको दो यहाँ पे इंटरवल ले लूँ, मान लीजिए 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है बोलो? 4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। भाई मैं 3 से 5 इस इंटरवल में आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 5 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी है बताइए? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। चेंज नहीं हुई। टाइम कितना गुजर गया जरा बताओ, टाइम कितना हो गया? टाइम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भाई सीधे से यार, ये 1 सेक्शन 2 सेक्शन 2 ही सेकेंड तो गुजरे, है ना। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो फाइनल टाइम क्या है? 5 सेकेंड और इनिशियल टाइम क्या था? 3 सेकेंड। तो फाइनल मतलब 5 माइनस इनिशियल यानी कि 3। 5 माइनस 3 2 ही तो आ जाएगा। और सीधा सीधा दिख रहा है यार ग्राफ में कि 2 सेकेंड के इंटरवल में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। अब याद करिए, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते थे तो ये u इधर जाता था, तो a की वैल्यू क्या जाती थी? पहले u आप लेफ्ट में लेके जाते थे तो v माइनस यू, और फिर यही तो होता था ना, v माइनस यू और AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और फिर t से डिवाइड लगाते थे। कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, जब आप ग्राफिकल मेथड से या किसी से आप इक्वेशन ड्राइव करते थे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये देखो ना, यही तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, ठीक है। v माइनस यू बाय टी, वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। रखो जरा वैल्यू, रखो रखो रखो। v फाइनल वेलोसिटी कितनी? 4। u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 4 अपॉन टाइम कितना है? 2। 4 माइनस 4 ऊपर कितना हो गया? 0, और 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो आंसर क्या आता है? 0 अपॉन समथिंग 0। 0 आ गया। कौन 0 आ गया? एक्सेलरेशन 0 आ गया। अरे वेलोसिटी ही नहीं चेंज हुई थी, एक्सेलरेशन कहाँ से जनरेट होगा? ठीक, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है मुझे, कह रहे हैं कि इस ऑप्शन को देखिए, कह रहे हैं कि मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो यूनिफॉर्म किस बात का? एक्सेलरेशन ही नहीं है तो यूनिफॉर्म किस बात का? तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक। कह रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नहीं बात करी उसने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये यूनिफॉर्म था। भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो यूनिफॉर्म होगा ना। नॉन यूनिफॉर्म कहाँ से हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म कब होता था? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलता था। मतलब जैसे पहले सेकंड में 4 मीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में 1 मीटर गया, फिर थर्ड सेकंड में 3 मीटर चला गया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी डिस्टेंस ही नहीं फिक्स है कितना ट्रेवल करता है। उसका जो ग्राफ आता है वो कर्व शेप में आता है, मतलब घूमा हुआ पैराबोला या लाइक दैट, ऐसा कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो वो सब बात, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पता है गलत क्यों हो गया ये भी हमको पता होना चाहिए। अब देखो वो क्या कह रहे हैं एट रेस्ट। अब पता है कोई बच्चा क्या बोलता है, सर ये ग्राफ तो ऐसे चलता चला जा रहा है, ये तो मुझे रेस्ट में लग रहा है। अरे भैया किस बात का रेस्ट में लग रहा है तुमको? हाँ, वेलोसिटी है बॉडी में, वेलोसिटी है कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। समय के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। बोलता है सर एक्सेलरेशन तो 0 है। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। सुनो, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना तो ये मत समझ लेना कि एक्सेलरेशन उसका कुछ ना कुछ होगा ही, नहीं। कोई बॉडी अगर चल रही है और उसकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। यानी कि चलती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। कौन से केस में? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। दिखाया मैंने आपको कि नहीं दिखाया? ठीक। अगर देखो रेस्ट में पता है कब होती? जब ग्राफ ऐसा होता, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना हो के क्या होता? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। बात समझ आ रही? डिस्प्लेसमेंट क्या होती? पोजीशन बॉडी की। तो पोजीशन मान लो तुम्हारे घर से ये 1, ये 2 और ये 3 मीटर पे, तो समय गुजरता जा रहा है और कार जो है वो तुम्हारा घर यहाँ ओरिजिन पे, तुम्हारे घर से कितने पे खड़ी है? 3 मीटर। अब वो खड़ी ही है। एस डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि पोजीशन को बता रहा है। तो समय गुजरता जा रहा है और पोजीशन क्या है उसकी? अभी भी 3 मीटर। अभी भी कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन में तुम्हारा घर है सपोज, तो तुम्हारे घर से 3 मीटर पे ही खड़ी, चल ही नहीं रही है। तो अगर आपको S और T का ग्राफ पैरेलल मिले, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तब आप बोलिएगा कि बॉडी रेस्ट पे। V और T का ग्राफ अगर पैरेलल मिले तो बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी चल रही है 4 मीटर पर सेकंड या जितने से भी चल रही है। हाँ, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस टाइम। तो चलती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है कब? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात। अब यहीं पे एक बात मैं आपको और डिस्कस करता हूँ। तो ये ऑप्शन भी गया कि नहीं गया? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या
कि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv बाय dt होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, यदि आपको उसी डिफ्रेंशिएशन में आ जाइए, y इज इक्वल्स टू मान लो 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5, हमने बोला dy बाय dx निकालो, क्या निकालो dy बाय dx निकालो, तो आप बोल दोगे आंसर 0 आएगा। जब भी आपको यहाँ प्योर नंबर दिखाई पड़े, यानी कि कोई भी x ना दिखाई पड़े, तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है कांस्टेंट, y क्या है कांस्टेंट है, तो y चेंज ही नहीं होगा। और तुम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो y जब चेंज ही नहीं होगा, वो भाई 5 तो 5 होता है ना, कांस्टेंट होता है, वो कहाँ चेंज हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करने पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी इन्होंने हमको दी थी वो कितनी दी थी, मतलब जो भी दी थी, पर कोई नंबर तो होगा भैया, 5 6 7 8 कुछ तो होगा। हमने क्या माना था कि 4 है, तो वेलोसिटी बताओ यहाँ कैसी है, कांस्टेंट है कि नहीं। अगर मैं इसका dv बाई dt निकालता तो मेरा आंसर बताओ कितना आता, बताओ मेरा आंसर कितना आता, 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाता, 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम निकाल रहे हो ना टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो चेंज ही नहीं होती, 4 तो चेंज ही नहीं होता है, तो आंसर आ गया 0। लेकिन तुमने पढ़ा था कि ये dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। जैसे देखना हो वैसे तुमको एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा, चाहे वहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। अब एक चीज़ और बताओ, मैंने तुमको क्या बताया था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुमको, एक्सेलरेशन देता है। अब जरा स्लोप समझ लो, क्योंकि देखो समझना तो तुमको पड़ेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर एक चीज़, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो स्लोप पे बेस्ड होंगे। कोई तुमको जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई ये झटपट ये क्वेश्चन करा दे रहा होगा ऑनलाइन, है ना, तो रटने वाली बात है बच्चों, ठीक है। समझ लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट, तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी कंपटीशन में आप बैठोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इसलिए आप समझ लीजिए। देखिए स्लोप का मतलब समझिए, स्लोप का मतलब झुकाव होता है, क्या होता है, झुकाव, स्लोप का मतलब झुकाव, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब हम आपको अपनी स्केल दिखाते हैं, मेरी स्केल देखिए जरा। तो स्केल को पहले हमने एक्स के अलॉन्ग रख दिया, ऐसे एक्स के अलॉन्ग, मतलब एक्स से लग के हमने इसको रख दिया। अब देखिए हम इसको घुमाएंगे, देखिएगा जरा, घुमाना शुरू कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन में, घड़ी जिधर चलती है उसके ऑपोजिट है, घड़ी ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाइए। तो चलिए घुमाते हैं जरा, देखिए स्केल अब हमारी घूमेगी, ध्यान से चेक करिए, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, और घूम के मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक। ये एंगल आप मेजर कर सकते हो, डिले और मेजर कर लो। सपोज ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, यही इसका स्लोप है। मतलब लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वही क्या होता है, उसका स्लोप होता है। इसको हालांकि tan थीटा से निकाला जाता है, बट वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लास 10 में आप पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ी आपने भी, बात समझ में आई। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्लोप बताओ कितना है, किसी लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम कहोगे भाई आप एक काम कर लो, आप जाके ये चेक कर लो कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है, झुकी मतलब ये उसका झुकाव है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में। देखो क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नेगेटिव वाले से नहीं चेक करना है, कहाँ से करना है, पॉजिटिव वाले से, ठीक है। कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, मतलब tan 30 हम निकाल लेंगे, या स्लोप आप 30 बोल दो, आपके लिए माफ़ है, चलो कोई बात नहीं, 9th क्लास में आप छोड़ो। स्लोप का मतलब समझ में आ गया, एक्स एक्सिस के साथ झुकाओ। एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप बताओ इस लाइन का कितना है, स्लोप ही नहीं है इसका, ये तो एक्स के पैरेलल है, नहीं बात समझ में आई। देखो ना भाई, अगर हम किसी चीज़ को, देखो अगर हम ऐसे इसको घुमाते हैं, इसको स्केल को ऐसे, तब तो एंगल बनता, लेकिन हम इसको ऐसे उठा दे रहे हैं, ऐसे उठा दे रहे हैं, ऐसे कुछ इसके पैरेलल कर दे रहे हैं, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 0। याद रखिए जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बताओ, 0। तो स्लोप कितना हो गया, 0। और हमने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। कितनी तरीके से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लीजिए। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सपोज अ बॉयज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। ये मैरी गो राउंड आपको पता है क्या होता है, हाँ नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करा देता हूँ। ये झूला होता है जो आप मेले में गए होगे कभी, आजकल तो जो है, ठीक है, ऐसे झूले नहीं देखने को मिलते मशीन वाले, बट वो जो मैरी गो राउंड, मतलब ऐसे घोड़े नहीं लगे होते थे, यहाँ पे एक घोड़ा, फिर सर्कल में ऐसे होता था, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, तो उसको जैसे मार मार के नहीं घुमाता था,
हाँ, तो ये ऐसे करके घूमता था, ये ऐसे, तो बच्चे बैठे रहते थे घोड़े पे, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो मैरी गो राउंड है ये, लेकिन ध्यान दें इस मैरी गो राउंड वाले झूले को यदि हम टॉप से देखें, ऐसे मान लो तुम अपना छोटा सा एक हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से देख रहे हो ऐसे नीचे उस झूले को, तो बताओ ये झूला आपको कौन से शेप में चलता हुआ नजर आएगा? सर्कुलर शेप में। तो आपको मैं अगर झूले का टॉप दिखाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए मैं झूले का टॉप आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका जो मैरी गो राउंड है, ये देखिए जिस पे बच्चे मज़े करते हैं, ये उसका टॉप व्यू है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, थोड़ा ध्यान दें आप अगर। अच्छा, इससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेलोसिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड। यानी कि स्पीड क्या होती है बताइए? स्पीड इज व्हाट? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का केवल अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वही स्पीड होती है, ठीक। एक बात बताइए, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहा है कि विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, प्लीज ध्यान दें, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कौन से शब्द का यूज किया इन्होंने? कांस्टेंट स्पीड का। वेलोसिटी की तो बात नहीं कर रहा है ना, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये स्पीड की बात कर रहा है। यानी कि आपको वेलोसिटी नहीं दी है उसने, ना 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 ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बात समझ में? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या हाल होगा? अच्छा चलो पहले यहाँ पे आ जाओ, देखो झूला कैसे चल रहा होगा। यहाँ से बस एक बच्चे को देखो तुम टॉप से, तो ये वाला बच्चा ऐसे चल रहा होगा। हमारे हाथ को देखो जरा कैसे घूम रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझते हो? एक सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर। एक सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर। 10 मीटर कौन से पाथ पे? इस सर्कुलर पाथ पे। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है कर्व की, ये कितनी है? 10 मीटर मान लो, ठीक है। तो एक सेकंड में ये ए से कहाँ आ जाएगा? बी पे, ठीक। फिर अगले एक सेकंड में ये बी से कहाँ आ जाएगा? सी पे। और ये वाली डिस्टेंस, ये जो कर्व का जो पाथ है, ये पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब जब कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चलता है तो हम वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट बना के। क्या बनाते हैं हम? टेंजेंट, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलें कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को जस्ट टच करके जाती है, छू के जाती है। क्लास में मैंने आपको बताया है, लेक्चर्स में। देखिए जो बच्चे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पहले क्लास करिए। हाँ बताया, हाँ रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। वेरी गुड, सही बताया आपने। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें तो एक लाइन ऐसी होगी जो इसको टच करके जाएगी। तो ये देखो पॉइंट ए पे स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम आपको पूछें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो भी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो आप बताओगे ये जा रही है डायरेक्शन, वो उधर। तो ये एरो जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन है वेलोसिटी की। फिर हमने आपको बोला भाई मुझे बी पॉइंट पे या कहीं पे भी, मुझे यहाँ पे बता दो, मुझे बी पॉइंट पे बता दो आप कि भाई वेलोसिटी डायरेक्शन। तो आप बोलोगे भाई टेंजेंट डाल दो। लो टेंजेंट डाल दिया। चेक करो ये एरो कहाँ जा रहा है? उधर कहीं, उधर कहीं। और ये एरो कहाँ जा रहा है? इधर कहीं। अब मुझे बताओ क्या दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या एक डायरेक्शन कौन सी होती है कि भाई अगर एक पहला भी इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर जा रहा है तो ये तो सेम डायरेक्शन है? ये तो अलग अलग डायरेक्शन है यार। ये इधर निकल जाएगा और ये कहीं इधर निकल जाएगा, करेक्ट। अच्छा बताओ जरा, इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट होगा बीच में, इस पे डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ए ऐसी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक। तो एक बात मुझे बताओ अब मोटी मोटी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? सोच के तब बोलना। हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी तब चेंज हो जाती है जब वेलोसिटी का दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, वो तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हर पल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक नोट लगा लिया हमने यहाँ पर कि भैया यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी अकर्स, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और समय तो गुजरता ही जा रहा है। और याद करिए जब चेंज इन वेलोसिटी होता है कभी भी समय के साथ साथ, तो एक्सलेशन होता है कि नहीं होता है बॉडी में? बताइए एक्सलेशन होता है कि नहीं होता है? तो पक्का एक्सलेशन होगा ज़रूर, चाहे हम उसको पता कर पाए चाहे
ना पता कर पाए, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है समय के साथ साथ, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, इस मोशन में एक्सेलरेशन तो होगा। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात। तो आइए पहले टिक लगाते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। तो उसने क्या बोला कि इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट। क्या बॉय रेस्ट पे? बताइए, नहीं, बॉय रेस्ट पे तो नहीं है, गलत बोल दिया उसने। दूसरा पॉइंट, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, कह रहा बॉय के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्या? गलत बोल रहा है, एक्सेलरेशन है भैया, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है यार। तो वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, कुछ भी चेंज हो तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है समय के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन तो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन तो होगा। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो तो मुझे अभी देखिए सही लग रहा है। तो मूविंग विद, सॉरी सही लग रहा है, कह रहा हूँ गलत है, मूविंग विद नो लगा दिया ना, नो एक्सेलरेशन है ना, तो ये गलत हो गया, एक्सेलरेशन तो है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है इन एक्सेलरेटेड मोशन, बॉय क्या एक्सेलरेटेड मोशन में है? यस, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या उसमें एक्सेलरेशन है? यस, एक्सेलरेटेड है, मोशन एक्सेलरेटेड है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। डी ऑप्शन देखिए, कह रहा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है? समझो, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि एक जैसी ही वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी तो नहीं है, डायरेक्शन तो इसकी चेंज हो रही ना लगातार, ठीक है ना। तो इस पे हम क्रॉस कर देंगे। और मोटी मोटी बात भी हमें ये पता चली है कि भाई एक्सेलरेशन कैसा है, सॉरी मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये कौन सा मोशन है? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चलता है, सुन लो, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ, बातों पे ध्यान दीजिएगा। जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूसीएम, याद आया? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है, बताइए। और सभी बच्चे याद रखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, और वो एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिंपल आप समझो जरा, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रही होती है, तो एक एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। और इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लास में मैंने बताया है, तो हमको इतना डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको तो देखते ही पहचान जाना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर। जिन बच्चों को ज़्यादा जानकारी लेनी हो, आप क्लास देखिए जाके, तो समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है, वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है ना। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर में मेजर करते हो ना डिस्टेंस को, 5 मीटर, 6 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट को, तो हम मीटर पे टिक लगा देंगे। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता मैं फटाफट बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी आप कहाँ दिखाओगे? वाई एक्सिस पे, और टाइम कहाँ दिखाओगे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका फटाफट, 1 2 3 और 4। मान लो ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, और 1 2 और 3। मान लो हमको पूछा गया कि 2 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट से, सॉरी, ये ग्राफ को जहाँ कट करेगा, ठीक है, वहाँ से लेके और दूसरे एंड तक, मतलब 2 सेकेंड में हमको पूछा गया कितना डिस्टेंस होगा ना, तो 2 से लेके ये 0 तक की अगर हम बात करेंगे, यही क्या है? यही क्या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो क्या है? पहले इस पॉइंट से आप सीधा एक लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल, वेलोसिटी वाले एक्सिस के पैरेलल, ये ग्राफ को जहाँ से काटेगा तो ऐसा ऐसा करके मिला लो। अब इसको शेड कर लो, तो ये जो एरिया है ये अंडर द कर्व वीटी ग्राफ है, यही वीटी ग्राफ वाला पोर्शन था, इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है, तो बस अब इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया अगर निकालोगे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 0 से लेके 2 तक, ये कितना लेंथ है? 1 यूनिट 2 यूनिट, तो बेस और इंटू हाइट। हाइट कितनी बताइए? ये हाइट कितनी? 2 यूनिट, ठीक है। वो सब हम क्वेश्चन में चेक कर लेंगे जितनी भी हो, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन में ले लिया 2। अब ध्यान दें, ये बेस में जो था
बेस में जो था आपका ये 2 यूनिट क्या थी इसकी, सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। और ये जो 2 था, ये हाइट वाला 2, ठीक, ये जो 2 था ये किस में था, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। यानी कि ये वाले 2 की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखेंगे ना, मीटर पर सेकंड, ठीक। देखो 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया, 2। अब यूनिट पे ध्यान दें, यूनिट भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना आपस में, यानी कि सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या आ गया, मीटर आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, डिस्टेंस को, और उस या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और उस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो इसलिए हमने मीटर पर टिक लगा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 4 कार ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। 4 कार्स हैं ABCD, वो एक लेवल रोड में चल रही, कह रहे देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लीज़ ध्यान दें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन करा रहे थे, तो हमने बताया था कि अगर यहाँ क्या लिया हो, डिस्टेंस, और यहाँ क्या लिया हो, मान लो टाइम, और अगर हम ds/dt निकाल लें, ds/dt का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही क्या होता है, वेलोसिटी होती कि नहीं होती, बताइए, यही क्या होती है, वेलोसिटी। नहीं समझ में आई बात, हाँ। और यही ds/dt किसको बताता है, स्लोप। किसके स्लोप को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को। यानी कि ds/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक बार बताओ कि वेलोसिटी को मैं चलो थोड़ी देर के लिए स्पीड भी बोल देता हूँ। आप प्लीज़ ये सोचिए कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मुझे दिया हो, तो मैं अगर स्लोप निकाल लूँ किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो मुझे क्या मिल जाएगी, स्पीड। और स्लोप क्या होता था, अभी मैंने आपको स्केल से करके दिखाया था। स्लोप क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल जो बनाएगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। और ध्यान से चेक करो, ये ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैं इसमें हर एक कार का स्लोप निकाल सकता हूँ कि नहीं। ये देखिए कार C का स्लोप कितना है, ये इतना, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे कार C का ही स्लोप दिख रहा है। फिर कार D का स्लोप है, फिर कार A का स्लोप है, और सबसे कम स्लोप किसका है, कार B का। सही बात है ना यार, ये चेक करो ना भाई आप, ये एंगल सबसे कम है, ठीक है। तो कार B का स्लोप तो सबसे कम है ना। जब ये सोचो, ये सभी ग्राफ कभी एक्स एक्सिस पे पड़े हुए थे, ऐसे टाइम एक्सिस पे, और ऐसे ऐसे घूमना शुरू हुए, सबसे ज़्यादा कौन घूमा, C, उससे कम D, उससे कम A, और उससे कम B, सबसे कम B। सुनो, जिसका स्लोप सबसे कम होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही क्या होता है, स्पीड, उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वही तो स्लोएस्ट चलेगा। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ कि यहाँ से देख के बताओ, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, बताओ, C की। तो C की स्पीड, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक। फिर उससे कम किसकी होगी, D की। फिर उससे कम किसकी होगी, A की। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, B की। यानी कि B क्या है, B क्या है, स्लोएस्ट स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। कार B स्लोएस्ट स्पीड से चल रहा है, और सबसे हाईएस्ट स्पीड से कौन चल रहा है, यानी कि फास्टेस्ट कौन है, C क्या है, फास्टेस्ट है, सबसे तेज वही चल रहा है। कोई डाउट है। और इसमें कुछ बता, हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चों को यही नहीं पढ़ना आता है, इसको पढ़ो। लिखा हुआ है C इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, C इज़ ग्रेटर देन D, D इज़ ग्रेटर देन A, A इज़ ग्रेटर देन B। और उल्टी तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ोगे B इज़ लेस देन A, A इज़ लेस देन D, D इज़ लेस देन C। बात समझ में आई? नहीं, कुछ लोगों को नहीं पढ़ना आता है ना, तो इसलिए मैं जो है डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे सभी बच्चों को देखना है। हाँ भाई, अब आ जाइए ऑप्शन में। कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा कार A इज़ फास्टर देन कार D। क्या कार A D से फास्टर है? नहीं भाई, कार A का स्लोप तो D से कम है, यानी कि D A से फास्टर है, A D से फास्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रॉन्ग। कार A फास्टर थोड़ी ना है D से। ऑप्शन बी, कार B इज़ द स्लोएस्ट। यस, कार B इज़ द स्लोएस्ट, तो B पे हमने टिक लगा दिया। ऑप्शन सी कह रहा है कार, सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कार D इज़ द फास्टर देन C, कार D इज़ द फास्टर देन C। क्या D C से फास्टर है? नहीं भाई, यहाँ से चेक करो, D जो है वो C से फास्टर थोड़ा ना, C D से फास्टर है। D का स्लोप तो C से कम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कार C इज़ द स्लोएस्ट। नो,
कार सी इज़ द फास्टेस्ट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरीके से करेंगे। देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। ठीक है, ये आपको 4 फिगर्स दिए हुए, 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ये ग्राफ कौन से ग्राफ हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन से? देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें से कौन सा ग्राफ है जो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए। और आपने अक्सर ऐसा फील किया होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करवाएं तो ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ही तो आता है। हाँ, मैं फटाफट एक क्वेश्चन छोटा सा करके दिखा दूँ। देखो जैसे कि मान लो कि शुरू के 1 सेकेंड में चलो यहीं से हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 4, चलो शुरू के 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है। कितना जाता है? 2 मीटर। तो ओरिजिन से कितना गया? 1 पे 2। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। और हर 1 सेकंड में अगर ये 2 मीटर जाता है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा? ये 4 पे भाई, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड में 2 से और 2 बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो 1 सेकंड है 2 और 1 के बीच का गैप, उसमें वो फिर से कितना चल गया? 2 मीटर। फिर 2 और 3 के बीच में फिर 2 मीटर चल जाएगा तो 6 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 3,6। कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन आया। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी गई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मुझे बिल्कुल सही मिल गया। तो ये वाला जो फिगर है हमारा फर्स्ट वाला, ये करेक्टली यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। इन सब का क्या हालत है? देखो ये जो है आपका कर्व है, कर्व आए कभी भी तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप भरोसा मत करिए। इसको देखो जरा, यहाँ पर बताओ कौन सा मोशन नहीं है? रेस्ट पे बॉडी, मोशन ही नहीं है। क्यों? टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस वहीं की वहीं है। सपोज यहाँ 4 मीटर पे है तो 4 है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है। मतलब यहाँ आपका घर है ओरिजिन पे, तो कार आपके घर से 4 मीटर पे खड़ी हुई है, टाइम निकलता जा रहा है एक्स एक्सिस पे और वो वहीं खड़ी हुई है। कोई डाउट है? बताओ। और एक चीज़ और बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कितना है? यहाँ 0, क्योंकि ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप कितना होता है? 0। अरे ये इसके साथ पैरेलल है तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, स्लोप कितना है इसका? 0 है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी या स्पीड। तो इसका स्पीड कितना है? 0। और स्पीड अगर किसी की 0 हो गई ना तो वो चलता नहीं है। चलती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है लेकिन स्पीड 0 नहीं हो सकती। बात समझ में आई? क्योंकि एक्सेलरेशन कब 0 होता है? जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज ही नहीं होती है स्पीड। ठीक है, हाँ वही वेलोसिटी। एक्चुअल में क्लास 9 में ना बड़ा कन्फ्यूज़न है। क्लास 9 में बार बार हम लोगों को वेलोसिटी को स्पीड, स्पीड को वेलोसिटी बोलना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर में इतना डिटेल में नहीं है। जब आप 11th में जाओगे तो हम क्लियर बात करेंगे। अभी तो हम ये मान लेते हैं कि भाई चलो एक स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी जा रही है और जो वेलोसिटी है वही क्या है? स्पीड है। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो ये देखा आपने, इजी था, कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ याद है आपको? ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है। वीटी ग्राफ का स्लोप को हम कैसे दिखाएंगे? dv बाय dt। और dv बाय dt को क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना समय के साथ साथ, वही तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी कि ये एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन। तो हम किस पे टिक लगा देंगे? ऑप्शन सी पे। अच्छा, अगर यहीं पे मान लो उसने क्वेश्चन में पूछा था स्लोप की जगह उसने बोला होता एरिया, क्या बोला होता? एरिया। तो बताओ किस पे टिक लगाते हैं? हाँ, ऑप्शन ए पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताता है। हाँ, अब एक चीज़ और आ गई यहाँ कि सर डिस्प्लेसमेंट पे लगाएं कि डिस्टेंस पे लगाएं। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ क्वेश्चन दिया होता है, आप उसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, तो कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। देखो डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है और इन्होंने आपको क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड लेना है किसका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका हमको केवल क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें क्या इक्वल हो जाए? द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, पहला ऑप्शन, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यही ऑप्शन सही है। क्यों भाई? कल भी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलता है, सपोज पॉइंट ए से
कहाँ पहुँच गया वो, बी पे। तो ये डायरेक्शन है ए से बी की। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो आप ए बी लिख के ऊपर एरो लगा दोगे, इसका मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन आप ध्यान से चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रहा है, हम आपसे पूछें कितना डिस्टेंस चला, सपोज ये चला कितना 100 मीटर, ठीक। तो हमने बोला डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो गया बोलो, 100 मीटर हुआ। और अगर हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, तो 100 मीटर ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर ही तो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर ही तो होगा। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड दोनों इक्वल हो गए, कब, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, यानी कि व्हेन द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब आइए देखते हैं ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है। ऑप्शन बी, इफ़ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक। ये देखिए, अगर कोई कार सर्कुलर पाथ में चल रही, तो अगर वो ए से बी पे आ गई, ए से ऐसे चलते चलते कहाँ आ गई, बी पे, तो भाई ये वाला जो पाथ लेंथ है कर्व वाला, ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ए से लेके बी तक, ये पक्का इस कर्व की लेंथ से क्या होगा, छोटा ही तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेस हो गया, किससे, डिस्टेंस से। तो ये ऑप्शन तो गया। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे बोलते हैं, सर ए से चला और ए पे आ गया, बिल्कुल सही है भाई। ए से चला और ए पे आ गया तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। 2πr मतलब पेरीमीटर जितना ये है, अगर इसका रेडियस कितना है r, तो 2πr डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलती है अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रही होती है, तो या तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम आता है, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाता है। कब? जब बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इंसाइड कर जाते हैं। को इंसाइड करने का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो ये तो ऑप्शन गया इनका। उसके बाद द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो। पेंडुलम देखा है आपने, सिंपल पेंडुलम। मैं बता रहा हूँ, आप अभी एक चैप्टर पढ़ोगे वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पेंडुलम होगा, ठीक। यहाँ पे एक रिजिड सरफेस होगा, इस पर हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ बॉब हम लगाएंगे, इसको ऐसा हल्का सा मार देंगे तो ये पेंडुलम ऐसे चलेगा। देखो सिंपल पेंडुलम दिख रहा है, इसका बॉटम देखिए, बॉटम दिख रहा है इसका। तो इसके बॉटम का मैं आपको मोशन दिखाता हूँ, ये ऐसे जाएगा, इसको ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक। इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये देखो, ये कर्व पाथ ले लिया कि नहीं ले लिया, बताओ। हाँ, तो ये सपोज पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस और ये हो गई आपकी क्या, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका डिस्टेंस के इक्वल हुआ, बताइए, नहीं हुआ। तो जब सिंपल पेंडुलम चलेगा तो वो थोड़ा सा कर्व पाथ तो ले ही लेता है, इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम रहेगा, किससे, डिस्टेंस से। उसके बाद कह रहा है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यही वाला केस है। हाँ, यहाँ सन है सेंटर पे और अर्थ ये पॉइंट ए से कहाँ आ जाए, सपोज अरे ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रही है ना, तो ए से चाहे बी आ जाओ चाहे वापस ए पे आ जाए, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर ले, तो हर बार आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा रहेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। कब? जब इनिशियल पॉइंट से जो चली थी तो वही फाइनल पॉइंट हो जाए, समझ गए ना। तो फील करो, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करिए, जो मैं बताता हूँ इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, वीडियो रिवर्स करके नोट करिए। और अगर आपको साइंस आगे लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, तो आपको 9th और 10th में जो एग्जाम्पलर वगैरह CBSE ने बुक लगा के रखी हुई हैं, ठीक है, तो ये बेवजह नहीं लगाई हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी करिए, जो बातें बताई जा रही हैं उसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। और यहाँ एंड स्क्रीन पे आप देख रहे होगे प्लेलिस्ट आ जाएगा मोशन का, और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, जब अपलोड हो जाएगा तो आ जाएगा, क्या पता आप आज ही देख रहे हो आज ही अपलोड हुआ, ठीक है। तो जब बनेगा तो आ जाएगा। और इसके अलावा जो आपका सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या आप जाके कमेंट सेक्शन चेक करिए, कमेंट करके वहाँ पर मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आराम से आप बैठ के अपने नोट्स वगैरह सब बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।